पिछली एपिसोड में आप सभी ने सुना, बच्चे का नाम ऋत्विक चंद्रा रखा गया और उसकी भविष्य के लिए वो सब विद्यानगर शहर आ पहुंचे। वो एक बहुत बड़ा शहर था। वहां की इमारतें ऐसी थीं जैसे किसी ने अपनी वास्तुकला को पूरा इनमें उतार दिया हो, और वहां के हर निवासी अपने साथ शस्त्र, वाद्य या पुस्तक लेकर चल रहे थे, जैसे कोई योद्धा या ज्ञानी हो। वो स्थान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शौर्य और ज्ञान साक्षात रूप में प्रत्यक्ष हो गया हो। वहीं बग्गी में रामलाल और सावित्री उस स्थान को आंखें फाड़े देख रहे थे। तभी वो बूढ़े व्यक्ति शिवकुमार ने बोला, देखा रामलाल, मैंने कहा था ना, जो शुल्क शहर के बाहर ले रहे हैं वो इस स्थान के लिए योग्य है। दरअसल जब वे सभी शहर के द्वार पर पहुंचे थे, तब वहां पहरे पर मौजूद रक्षकों ने प्रवेश शुल्क के रूप में एक स्वर्ण मुद्रा ली थी। तब रामलाल को वो बहुत ज्यादा लगा था, क्योंकि उनके कबीले में तो सिर्फ एक कांस्य मुद्रा प्रवेश शुल्क में लिया जाता था। दरअसल 100 कांस्य मुद्राएं एक चांदी की मुद्रा के समान थीं, और 100 चांदी की मुद्राएं एक स्वर्ण मुद्रा के समान थीं। तभी रामलाल और सावित्री को इतना हैरान हुए देखकर शिवकुमार जी ने बोला, तुम लोग इतना हैरान मत हो, ये अंतर तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि हमारी कबीले और यहाँ की जीवन श्रेणी में बहुत अंतर है। ये सिर्फ धन में नहीं है, बल्कि यहाँ मिलने वाली शिक्षा, सेवा, ज्ञान, कला और संसाधन भी उच्च स्तरीय हैं। ये सुनकर तो रामलाल और चिंतित हो गया। तुरंत शिवकुमार जी ने पूछा, रामलाल क्या हुआ? जवाब में रामलाल बोला, चाचा जी, मेरे पास ज्यादा धन नहीं है, तो हम यहाँ जीवन कैसे कर पाएंगे? ये सुनकर शिवकुमार जी मुस्कुराकर बोले, चिंता मत करो, मेरा एक मित्र इस शहर में मौजूद है। वो हमें कुछ समय के लिए अपने यहाँ जगह दे सकता है। तब तक हम कोई इंतजाम कर लेंगे। इस बात के लिए दोनों मान गए और शिवकुमार जी के मित्र के घर पहुंचे। कुछ देर की वार्तालाप के बाद वो भी उन्हें अपने घर में शरण देने के लिए मान गया, और वो सभी इस जगह अपना नया बसेरा स्थापित करने की तैयारी में लग गए। देखते ही देखते 12 साल बीत गया, और अब तक रामलाल भी यहाँ अपनी स्थिति मजबूत कर दी थी, और उसकी यहाँ एक तलवार मूल शिक्षा शिविर थी, जहाँ रामलाल छोटे बच्चों को तलवार की शुरुआती शिक्षा देता था। और उसने यहाँ विद्यानगर में एक छोटी सी 3 कमरा घर खरीदा था, जहां कुल मिलाकर 5 लोग रहते थे। और अब रामलाल की एक छोटी सी 7 साल की बेटी भी थी, और उसका नाम रिया रखा था। भले ही रामलाल और उसकी पत्नी की अपनी एक बच्ची हो गई हो, लेकिन उन लोगों का ऋत्विक के प्रति प्यार जरा भी कम नहीं हुआ था, और उन दोनों ने उसे भनक भी नहीं लगने दी थी कि वो उनका अपना संतान नहीं है। और बूढ़ा शिवकुमार भी उनके घर का बुजुर्ग बनकर उनके साथ ही रह रहा था। और अभी इस समय दिन की दूसरी पहर बीत रहा था। सूरज सर के ऊपर चमक रहा था। रामलाल के घर के सामने ही उसका शिविर था। वहां रामलाल कुछ बच्चों को मूल तलवारबाजी की शिक्षा दे रहा था, और वहीं कोने में एक मेज के अगल-बगल एक बूढ़ा और एक बच्चा कुर्सी पर बैठकर शतरंज खेल रहे थे, और उस बच्चे की नजर बार बार खेल से हटकर मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करती हुई एक 7 साल की छोटी बच्ची पर जा रही थी। तभी वहां मौजूद बूढ़ा चिढ़कर बोला, ऋत्विक, खेल पर ध्यान दो, तुम्हारी बहन रिया को कुछ नहीं होगा। उसके हाथों में जो तलवार है वो लकड़ी की है, उससे कोई घाव नहीं होता।
दरअसल आज रिया का पहला दिन था जो वो अपने पिता से बाकी बच्चों के साथ तलवारबाजी सीख रही थी। इसीलिए कहीं उसकी तलवार से उसको कोई घाव ना हो जाए, इस चिंता से ऋत्विक का ध्यान बार बार उस तरफ जा रहा था। इसीलिए उसका खेल भी बिगड़ रहा था। तभी ऋत्विक ने बूढ़े आदमी को जवाब दिया, शिवकुमार दादाजी, रिया पहली बार तलवारबाजी सीख रही है ना, इसलिए उस तरफ ध्यान जा रहा है। वैसे मेरे पैर भी ठीक होते तो मैं अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख पाता और मेरे भी दोस्त होते और मुझे अपाहिज भी नहीं बुलाते। तुरंत शिवकुमार जी ने कहा, ऐसा मत बोलो बेटा, तुम्हारे पिता तुम्हारे पैरों को ठीक करवाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और तुम्हारे पास भी तो अब मौका है विद्या भवन में प्रवेश करने का। अगर तुम 2 दिन बाद हो रही उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो तो तुम भी कला, शास्त्र और ज्ञान अर्जित कर सकते हो और जल्दी तुम्हारे पैर भी ठीक हो जाएंगे। बाद में तुम शस्त्र विद्या और युद्ध कला भी सीख सकते हो। तो अभी सिर्फ परसों होने वाली परीक्षा पर ध्यान दो। जवाब में ऋत्विक ने कहा, आप जानते हैं ना दादाजी, वो परीक्षा बहुत मुश्किल होती है। अगले ही पल शिवकुमार दादाजी गुस्से से बोले, जब तक प्रयत्न नहीं करोगे पता कैसे चलेगा, और किसी को ये भी नहीं पता विद्या भवन में किस आधार पर प्रवेश देते हैं। तो कभी भी युद्ध लड़ने से पहले हार नहीं मानना चाहिए। तुम अपना पूरा प्रयास करो, बाद में जो होगा वो नियति तय करेगी। क्या ऋत्विक इस परीक्षा में सफल होगा? क्या हुआ है ऋत्विक के पैर को? क्या कभी उसके पैर ठीक हो पाएंगे? क्या रंग लाएगी नियति? आगे जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी द सुप्रीम कंट्रोल।